हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज जो है ये हमारा लेक्चर 8 होने वाला है। लेक्चर 8 यूजीसी नेट का जो हम लाइब्रेरी साइंस का मैराथन क्लास चला रहे हैं, जिसमें मैं सारा टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। इसमें मोर देन 100 लेक्चर्स होंगे। तो इसमें जो है आप अगर यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हो या फिर DSSB लाइब्रेरियन का हो गया या फिर KVS NVS, मतलब किसी भी लाइब्रेरी साइंस के कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हो या बिहार लाइब्रेरियन जैसे आ रहा है, तो आपको ये सब थियरी सबको जानना चाहिए। तो ये हमारा लेक्चर 8 है। चलिए शुरू करते हैं। प्लेगरिज्म कंसेप्ट्स एंड टाइप्स। प्लेगरिज्म किसको कहते हैं और इसके कंसेप्ट्स क्या है और टाइप्स क्या है। देखो, प्लेगरिज्म मैं बेसिक बताऊं तो वो होता है कि आप अगर कोई रिसर्च पेपर लिखते हो, रिसर्च पेपर या फिर कोई बुक भी लिख सकते हो, स्पीच भी लिख सकते हो, तो उसमें आप अगर खुद के मन से ना लिख के सिंपल शब्दों में बोला जाए तो कहीं और से छाप रहे हो, तो वो प्लेगरिज्म में आता है। वो आपका रिसर्च मतलब किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, लिटरेचर सर्वे हो सकता है, मतलब किसी भी तरह आपको खुद के मन का लिखना है तो प्लेगरिज्म नहीं होगा। अगर आप कहीं से भी छापते हो तो वो प्लेगरिज्म हो जाता है। उसमें भी 10% प्लेगरिज्म है, 20% प्लेगरिज्म है। ये सब जो है आपका सॉफ्टवेयर चेक कर सकते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन टू प्लेगरिज्म। Plagiarism is a significant issue in academic and research environments where originality and integrity are highly valued। समझ गए कि इंटेग्रिटी और ओरिजिनलिटी की आपका ओरिजिनल आइडियाज है, ये सब आप रिसर्च पेपर्स में जो है ये मैटर करता है। या फिर आप पेटेंट फाइल कर रहे हो, कोई आपने कुछ बनाया है, उसका डिजाइन का भी पेटेंट हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग प्लेगरिज्म इज क्रूशियल फॉर स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स एंड एकेडमिशियंस टू मेंटेन इथिकल स्टैंडर्ड्स इन देयर वर्क। समझ रहे हो। अब देखो डेफिनेशंस ऑफ प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म इज द एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्सेज वर्क, आइडियाज और एक्सप्रेशन विदाउट प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट। मतलब उन्हें आप बिना बताए हुए या फिर उनका आप नाम भी नहीं ले रहे हो कि ये इनके आइडिया से जो है मैं इंस्पायर होकर लिख रहा हूँ, तो वो प्लेगरिज्म होगा। एक्ट ऑफ यूजिंग समवन एल्सेज वर्क। समझ गए। इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग समवन एल्सेज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एज वंस ओन। दिस कैन इंक्लूड कॉपीराइट टेक्स्ट हो गया, आइडियाज, इमेजेज और डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज बुक्स, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स एंड अदर मीडिया। समझ गया। अब देखो, इम्पोर्टेंस ऑफ अवॉइडिंग प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म अवॉइड करने से क्या इम्पोर्टेंस है इसका। एकेडमिक इंटेग्रिटी, कि आप रिसर्च पेपर अगर एक बार लिख रहे हो तो वो तो नहीं है कि लास्ट टाइम ही लिख रहे होगे, तो आप कहीं और से डेटा चुरा के दे रहे हो, तो अगर आप हाईलाइट हो जाते हो फिर आपको कोई रिसर्च पेपर भी नहीं पढ़ना पड़ेगा जिस चाहेगा, क्योंकि आपकी इंटीग्रिटी पे सवाल उठते हैं। तो हो सकता है कि आपको बैन भी कर दिया जाए किसी पब्लिकेशन में जो पब्लिश करने से। मेंटेनिंग ओरिजिनलिटी एंड ऑनेस्टी इन एकेडमिक वर्क। लीगल रिपर्कशंस। लीगल रिपर्कशंस में आप देख सकते हो, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, जैसे कॉपीराइट होता है, तो आप यूट्यूब पे भी वीडियो बनाते हो, तो आप अगर किसी और का आइडिया चुरा के या किसी और का वीडियो आप डालते हो, देखते हो कि आप पे लीगल जो है आप पे रिपरकशंस भी हो सकता है, आप पे केस भी हो सकता है कि आप जो है कोई, जब मान लो कि कोई जब मूवी उठा के आप जो है यूट्यूब पे डाल दिए, तो उस पर आप पे केस भी हो सकता है, तो वो लीगल रिपरकशंस पे आ जाता है। अवॉइडिंग लीगल इशू रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR के बारे में जो मैंने बताया पिछले लेक्चर में। रेपुटेशन, रेपुटेशन खराब होगा आपका। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। अब देखो, अगर ऐसे ही कोई भी अगर छापते चला जाए एक दूसरे का वर्क, तो फिर समझ रहे हो कोई आदमी काम करना ही नहीं चाहेगा। कोई भी जापान का कोई साइंटिस्ट कुछ पब्लिश किए हुए है, उसको लेके अपने यहाँ छाप दोगे इस टाइप से, तो इसलिए जो है आपके देश का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रुक जाएगा। सबको एक आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे भी तो किया जा सकता है और कुछ नहीं होता है करने से, तो बस लिख दो। तो ये सबसे। अब देखो, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो है, प्लेगरिज्म कहाँ से शुरू होता है। प्लेगरिज्म हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन अनएथिकल प्रैक्टिस फॉर सेंचुरीज। द टर्म प्लेगरिज्म जो है कहाँ से आया है, तो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड प्लेगिरिस मीनिंग किडनैपर। समझ गया, ये याद कर लो कि प्लेगरिज्म जो है तो लैटिन वर्ड प्लेगिरियस से आया है, जिसका मीनिंग होता है किडनैपर।
In the early 17th century, it was first used to describe literary theft, मतलब आप कुछ लिखे हुए हो उसको चुराना. In India, the UGC जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन हैज established guidelines and regulations to combat plagiarism in academic institutions. समझ गए. आप कहीं भी रिसर्च में जाओगे तो आपको प्लेगरिज्म के भी जो है समझाया जाता है. पीएचडी में आप अगर इनरोल करते हो कि क्या है, कैसे नहीं करना है, ये सब. तो वो टाइप्स ऑफ प्लेगरिज्म क्या क्या आता है. प्लेगरिज्म कैन अकर इन वेरियस फॉर्म्स ईच विद डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक. अंडरस्टैंडिंग दिस टाइप्स हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड अवॉइडिंग देम. आप बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आप प्लेगरिज्म कर रहे होंगे लेकिन आपको पता नहीं होगा कि हम प्लेगरिज्म कर रहे हैं. देखो फर्स्ट आता है डायरेक्ट प्लेगरिज्म. डायरेक्ट तो आप समझ गए कि वर्ड बाय वर्ड कहीं से कोई जब जो है स्पीच है, पैराग्राफ है, कुछ भी आप वर्ड बाय वर्ड छाप देते हैं तो वो डायरेक्ट प्लेगरिज्म हो गया. तो डायरेक्ट प्लेगरिज्म इन्वॉल्व कॉपिंग समवन एल्सेज वर्क वर्ड फॉर वर्ड विदाउट गिविंग क्रेडिट. बिना किसी क्रेडिट दिए हुए आप किसी का वर्ड बाय वर्ड स्टील कर रहे हो, चुरा रहे हो, तो वो डायरेक्ट प्लेगरिज्म हो जाएगा. दिस इज कंसिडर्ड द मोस्ट ब्लैटेंट फॉर्म ऑफ प्लेगरिज्म एंड इज इजिली डिटेक्टेबल थ्रू प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर. समझ गए कि सॉफ्टवेयर जो है प्लेगरिज्म डिटेक्शन का उससे जो है इजिली डिटेक्ट भी हो जाता है. दूसरा आता है सेल्फ प्लेगरिज्म. देखो आपका कोई वर्क जो है जो पहले पब्लिश हो चुका है और उसी वर्क को जो है आप दोबारा पब्लिश कर रहे हो तो वो आपका सेल्फ प्लेगरिज्म हो जाता है. सेल्फ प्लेगरिज्म occurs when an author reuses significant portions of their previously published work without acknowledgement. Although the work is author's own, it is still unethical to present it at a new research. समझ गए कि आप कहीं मान लो कि पेपर पब्लिश कर चुके हो और दूसरे जर्नल में जो है आप दोबारा जो है पेपर पब्लिश कर रहे हो, जैसे खुद के ही नाम से. ऑब्वियस सी बात है खुद के नाम से ही करोगे लेकिन उसमें भी नहीं बता रहे हो कि आपने जो है पहले ये डेटा जो है किसी और पेपर में यूज कर रखा है, तो वो सेल्फ प्लेगरिज्म में आ जाता है. अब देखो मोजाइक प्लेगरिज्म, ये भी इम्पॉर्टेंट है. ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है. कितने बार मैच द फॉलोइंग इस पर आपको यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आ जाता है जिसमें एग्जाम्पल्स दिया होगा आपको और एक तरफ ये प्लेगरिज्म का टाइप्स दिया होगा और आपको मैच करना होगा. मोजाइक प्लेगरिज्म देखो, या फिर कितने बार मैंने क्वेश्चन देखा है कि आपको एक इंसिडेंट दे दिया जाएगा कि ऐसे 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 से हुआ है तो ये कौन सा प्लेगरिज्म के अंदर आता है, तो टिक लगाना पड़ेगा. मोजाइक प्लेगरिज्म ऑल्सो नॉन एज पैच राइटिंग. समझ गए कि थोड़ा 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 कहीं कहीं से लेके लिख देना. इन्वॉल्व्स बोरोइंग फ्रेजेस फ्रॉम अ सोर्स विदाउट यूजिंग quotation marks or finding synonyms and rephrasing the text while keeping the original structure intact. This type of plagiarism can be more challenging to detect. समझ गए कि आप मान लो कि किसी का कोई जैसे स्पीच दिया हुआ है तो उस स्पीच में से कुछ पार्ट जो है उठा के आप खुद के स्पीच में या खुद के एसे में या कहीं भी लिख रहे हो पेपर में, तो उसके बाद मोजाइक प्लेगरिज्म उसको कहेंगे क्योंकि आप कुछ पार्ट कॉपी किए हो. तो वो जो है कम्प्लीटली डिटेक्टेबल नहीं होता है, लेकिन आपको जैसे प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर में हो सकता है कि 10% 15% ऐसे ऐसे प्लेगरिज्म दिखा दे. अब देखो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म, जब आपको पता नहीं होगा कि ये प्लेगरिज्म है, ये किसी और का वर्क है, लेकिन आप एक्सीडेंटली यूज करोगे. तो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म अकर्स व्हेन अ राइटर unintentionally fails to cite their source or misquotes them due to negligence or lack of understanding of citation rules. बहुत इसमें हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने कहीं पढ़ा है और वो आपसे दिमाग से निकल गया कि जो है, और उसके बाद वो आइडिया आपको खुद का आइडिया लगने लगे, है ना. तो वो सब जो है एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म में आ जाता है. आप जैसे अनइंटेंशनल है, जानबूझ के तो नहीं किया गया, फिर भी वो प्लेगरिज्म तो होगा ही. इट इज़ स्टिल कंसिडर्ड प्लेगरिज्म. समझ गया. तो आपको यहाँ तक देखो 4 जो प्लेगरिज्म का टाइप हुआ. जैसे डायरेक्ट प्लेगरिज्म समझ में आ गया कि पूरा छाप दिया आपने. सेल्फ प्लेगरिज्म समझ में आ गया होगा कि जो है आप अपना खुद का लिखा हुआ रिसर्च पेपर को दोबारा पब्लिश कर रहे हो. मोजाइक प्लेगरिज्म में हो गया कि आप कहीं और से जो है थोड़ा सा पोर्शन किसी से उठा के
आप अपने पेपर में डाल रहे हो। एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म में हो गया कि आप गलती से बिना जाने बुझे कुछ जो है पार्ट कहीं से आप लिख रहे हो और बाद में आपको पता चले कि वो किसी और का था और वो अनइंटेंशनल है, तो वो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चौथा देखते हैं पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। इसमें होता है कि आप मतलब सॉफ्टवेयर डिटेक्ट ना करे, इसके कारण आप जैसे पैराफ्रेज करते हैं अपने सेंटेंसेज को कि जो है कंप्लीटली डिटेक्ट ना कर पाए। आप जैसे पैराफ्रेज का मीनिंग समझ रहे हो कि जैसे कुछ भी है तो उसको वर्ड्स को चेंज करके सेम मीनिंग टाइप लिख देना, तो उसको पैराफ्रेज कहते हैं। तो उसके सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं पैराफ्रेज करने वाले, बट इट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू। देखो, पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म इन्वॉल्व्स रीफ्रेजिंग समवन एल्सेज आइडियाज और टेक्स्ट विदाउट प्रॉपर साइटेशंस इवन दो द वर्ड्स आर डिफरेंट। समझ गया कि वर्ड अलग होता है। द अंडरलाइंग आइडियाज आर स्टिल बोरोड विदाउट एक्नॉलेजमेंट। समझ गए पैराफ्रेजिंग प्लेगरिज्म। अब देखो कंप्लीट प्लेगरिज्म। कंप्लीट प्लेगरिज्म occurs when an individual submits another person's entire work as their own. दिस इज सीवियर वायलेशन ऑफ एकेडमिक एथिक्स। तो वही है कंप्लीट प्लेगरिज्म में जो है आप कंप्लीटली जो है किसी और का काम अपने नाम से छाप लेते हो। समझ गए। अब देखो प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स, ये सब इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सब टर्म्स आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में कि ये टर्म जो है सो किस चीज़ से रिलेटेड है, तो वो आपको वहाँ पे टिक लगाना पड़ेगा। बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आता है। Several tools and softwares can detect plagiarism by comparing submitted work against a vast database of published material. Some popular plagiarism detection tools जो है ऐसे देखो, टर्निटिन एक करके है, टर्निटिन widely used in academic institutions for checking the originality of students work। तो ये याद कर लो। फिर जो है मतलब ग्रामरली है, ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। मैं जैसे मोस्टली इंडिया में जैसे ग्रामरली यूज होते देखता हूँ। प्रोवाइड्स प्लेगरिज्म डिटेक्शन अलॉन्ग विद ग्रामर एंड स्टाइल चेकिंग। समझ गए। ये सब सॉफ्टवेयर सब यूज होता है जो है तो पब्लिशर्स के पास मोस्टली, या फिर आपके जो है तो कॉलेज के पास भी इसका सब्सक्रिप्शन रहता है चेक करने के लिए। कॉपी एस्केप कॉमनली यूज फॉर चेकिंग वेब कंटेंट फॉर डुप्लीकेशन। तो कॉपी स्पेस जो है ये आपका वेब कंटेंट के लिए है। समझ गए। तो ये आप याद रखना, कॉपी एस्केप वेब कंटेंट के लिए। तो ये आप तीन जान लिए, टर्निटिन, ग्रामरली और कॉपी एस्केप। अब देखो प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी, आप प्लेगरिज्म को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं। देखो, टू अवॉइड प्लेगरिज्म स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स शुड फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। प्रॉपर साइटेशन, कि आप जिसका भी वर्क जो है तो यूज कर रहे हो अपने पेपर में या फिर किसी का आइडिया यूज कर रहे हो, तो उसको आपको नाम देना पड़ेगा कि मैंने इनका ये पेपर था जिसमें ये पढ़ा था। ऑलवेज प्रोवाइड प्रॉपर साइटेशंस फॉर एनी सोर्सेज यूज फैमिलाइज वर्स डिफरेंट साइटेशन स्टाइल। तो साइटेशन स्टाइल्स आप देखोगे जैसे पेपर के नीचे आप देखोगे जैसे रेफरेंस का एक लिखा होता है कि यहाँ से हमने डेटा लिया है, वैसे ही साइटेशन किया गया कि आपको नाम लिखना पड़ता है और उसके साइटेशन का लिखने का फॉर्मेट्स होता है, वो आप देख लेना। कोटेशंस, यूज कोटेशन मार्क फॉर डायरेक्ट कोट्स एंड साइड द सोर्स। जैसे किसी आदमी का कहा हुआ है कि मान लो कि जो है एस जयशंकर हैं और उन्होंने कुछ कोई यूनाइटेड नेशंस का स्पीच है उसमें कुछ बोला है खास बात, तो उसको आप जो है ऐसे कोटेशन के बीच में लिख सकते हैं और उसके बाद उनका नाम दे सकते हैं कि सेड बाय हिम। पैराफ्रेजिंग, इंश्योर द पैराग्राफ्ड कंटेंट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल एंड प्रॉपरली साइटेड। आप पैराफ्रेजिंग भी कर रहे हैं तो भी आपको साइटेशन करना पड़ेगा। समझ गए। मतलब समझ रहे हो कि आप अगर मान लो कि एस जयशंकर का स्पीच हुआ, अब एस जयशंकर के स्पीच को आप अपने लैंग्वेज में बोल रहे हो, तो अपने लैंग्वेज में बोल रहे हो तो इसका मतलब पैराफ्रेजिंग हो गया। लेकिन अपने लैंग्वेज में भी बोल रहे हो उसके बाद भी साइटेशन करना ज़रूरी है कि ये जो है एस जयशंकर के स्पीच से मैंने बोला है। ओरिजिनल वर्क, तो ओरिजिनल वर्क पे आप और आइडियाज़ पे कंसंट्रेट कीजिए। प्लेगरिज्म अवेयरनेस, एडुकेट योरसेल्फ एंड अदर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक इंटेग्रिटी एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ प्लेगरिज्म। सबको ये जानना चाहिए। अब देखो कंसिक्वेंसेज ऑफ प्लेगरिज्म, आप अगर प्लेगरिज्म करते हैं तो आपके साथ क्या क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं। तो एकेडमिक कंसिक्वेंसेज जो है
तो आपको ग्रेड पेनल्टीज दिया जा सकता है कि आपका ग्रेड जो है कम कर दिया जा सकता है कॉलेज में पेनल्टी के रूप में, सस्पेंड कर दिया जाता है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन से, एक्सपल्सन, परमानेंट एक्सपल्सन फ्रॉम द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। मान लीजिए कोई आईआईटी का प्रोफेसर है और वो कोई जापानीज टेक्नोलॉजी है, उसका जो है पेपर अपने नाम से पब्लिश करके कहे कि मैंने किया है, तो वो तो आईआईटीज के जैसे ब्रांड वैल्यू पे भी तो खतरा है ना, तो वैसे में आप एक्सपल्सन ले सकते हैं, मतलब निकाल दिया जा सकता है आपको जॉब से। जो है तो प्रोफेशनल कंसिक्वेंसेज क्या हो गया, जॉब टर्मिनेशन, आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। लीगल एक्शन, सामने वाला मतलब जिसका आइडिया था या जिसका स्पीच था वो आप पे लीगल एक्शन ले सकता है। रेपुटेशन डैमेज, आपका रेपुटेशन जो है ख़राब हो सकता है। अब इंडियन कंटेक्स्ट में देखते हैं जो प्लेगरिज्म से रिलेटेड क्या है। तो यूजीसी रेगुलेशंस, इसमें प्लेगरिज्म जो है आपका वो यूजीसी नोटिफिकेशन 2018 से आप देख सकते हैं। तो द यूजीसी हैज लेड डाउन स्पेसिफिक गाइडलाइंस टू एड्रेस प्लेगरिज्म इन academic institutions. Key points include UGC notification 2018, the UGC promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher education institutions regulation 2018। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ये डेट तो आप याद रखना ही 2018 का था। फिर से मैं बता देता हूँ, promotion of academic integrity and prevention of plagiarism in higher educational institutions। ये आपको दे दिया जाएगा कि ये जो है किस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, तो उसमें आपको अगर यूजीसी दिया हो तो यूजीसी में आपको टिक लगाना पड़ेगा। एम टू प्रमोट एकेडमिक इंटीग्रिटी एंड प्रिवेंट प्लेगरिज्म, समझ गए। इंस्टीट्यूशनल जो है तो पॉलिसीज भी लाया गया था। यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेज आर रिक्वायर्ड टू हैव पॉलिसीज एंड मैकेनिज्म्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट प्लेगरिज्म, समझ गए। उन्हें भी, यूनिवर्सिटी और कॉलेज को भी गाइडलाइंस दिया गया है कि आप प्लेगरिज्म को है जो प्रिवेंट कीजिए और जांच कीजिए कि आपके यहाँ पे जो भी पेपर पब्लिश हो रहा है ऐसा तो नहीं है कि कहीं से आइडिया चोरी करके लिया गया है। तो इसलिए आप देखोगे सॉफ्टवेयर्स भी जो है यूनिवर्सिटीज़ को जो है तो प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे स्टूडेंट्स का चेक किया जाता है फाइनल सबमिशन से पहले। अब देखो पेनल्टीज, डिफरेंट लेवल्स ऑफ पेनल्टीज बेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ प्लेगरिज्म रेंजिंग फ्रॉम वार्निंग टू एक्सपल्सन, समझ गए। अब नोटेबल केस देखते हैं इंडिया में, जैसे सेवरल हाई प्रोफाइल प्लेगरिज्म केसेज इन इंडिया हैव हाईलाइटेड द इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक इंटीग्रिटी। जैसे 2013 में हुआ था, एलिगेशन ऑफ प्लेगरिज्म वेयर मेड अगेंस्ट अ सीनियर एकेडमिक एट दिल्ली यूनिवर्सिटी लीडिंग टू इंक्रीज स्क्रूटनी एंड अवेयरनेस अबाउट प्लेगरिज्म इन इंडियन एकेडमिया। मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिखा है कि किसी को बदनाम क्यों करना है, बट यू गेट द पॉइंट, समझ गए। अब देखो यही कंक्लूजन है कि एकेडमिक इंटीग्रिटी आपको बनाए रखना है कि रिसर्च में जो है सबका मन लगा रहे। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि कोई स्टूडेंट है और वो 5 इयर्स तक जो है पीएचडी में इनरोल रहता है कहीं पे, और उसके बाद बहुत मेहनत से जो है डेटा जुटाता है और उसके बाद जाके उस डेटा के बेसिस पे एक पेपर पब्लिश करता है वो। अब एक पेपर पब्लिश किया है तो आप अगर उस पेपर का जो है कुछ भी कंटेंट चुरा के आप अपने नाम से अगर पेपर पब्लिश करते हो तो कितना गलत है। तो वो कोई मतलब रिसर्च में आना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका जो है किसी और के नाम से पब्लिश हो गया, उसका कोई जैसे वजूद ही नहीं रह गया। तो इसलिए आप समझ रहे हो ये कितना इम्पोर्टेंट है प्लेगरिज्म। तो आशा है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा ख़त्म होता है लेक्चर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हैव अ नाइस